मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और लिक्विड कैसा, तो लिक्विड इस तरह का जो नॉन वोलाटाइल हो, मतलब जो वेपर में बदल सके। नॉन वोला सॉरी वोलाटाइल, जो वेपर में आपको बदल सके, मतलब इस तरह का लिक्विड। सुन रहे हैं ध्यान से। मतलब ये जो दिया गया रॉल्स लॉ, वो वेपर प्रेशर के लिए। और वेपर प्रेशर किस तरह का, जो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, मतलब नॉन मतलब सॉरी वोलाटाइल मतलब कि लिक्विड हो। तो सबसे पहली बात तो एक बार दोबारा फिर से इसको, शायद इसमें कुछ बताए थे लेकिन आई थिंक आप ये टॉपिक को दोबारा समझ गए। पहली बात, गिवन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स, मतलब वोलाटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए दिया गया। मतलब रॉल्स लॉ जो है, सबसे पहली बात रॉल्स लॉ के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन वोलाटाइल नहीं होगा इसमें, मतलब वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए दिया गया। अब जैसे 3 कंटेनर ले रहे हैं, पहले में सिर्फ सॉल्वेंट रख रहे हैं। पहले कंटेनर में क्या कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट रख रहे हैं। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा, उसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ये जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा, इसको कहेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट है तो वोलाटाइल है, वेपर में बदलेगा, और वेपर में बदलेगा तो वेपर प्रेशर डेवलप होगा। फिर से सुनिए, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, और किस तरह का सॉल्वेंट है, वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल है तो वेपर में बदलेगा, अब वेपर में बदलेगा तो वेपर प्रेशर होगा। मतलब यहाँ पे आप इस तरह से कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग P1 नॉट से। सिंबल क्या रखेंगे, P1 नॉट। दूसरे कंटेनर में हम लोग सॉल्यूट रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सॉल्यूट होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये P1 नॉट जो है वो कांस्टेंट है। दूसरे कंटेनर में सॉल्यूट रखे, सिर्फ सॉल्यूट। पहले कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट रखे, दूसरे कंटेनर में सिर्फ सॉल्यूट रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्यूट जब है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसको डिनोट करेंगे हम लोग P2 नॉट से। और ये भी क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। और तीसरे कंटेनर में क्या कर रहे हैं, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बना दिए। और तीसरा थर्ड जो कंटेनर लिए, इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बना दिए। और यहां पे क्या होगा, सिंबल P1 P2 होगा। इसमें जो तीसरा कंटेनर है जहां पे सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, यहाँ पे P1 को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहेंगे। और इसी तरह से P2 को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब यहाँ हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये दोनों जो है यहाँ पे, मतलब तीसरा कंटेनर, उसमें वेरिएबल है। मतलब रॉल्स लॉ इसके लिए चाहे इसके लिए नहीं दिया जाएगा, रॉल्स लॉ इसके लिए दिया जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो पहली बात तो आपको यही दिमाग में सेट करना है कि रॉल्स लॉ किसके लिए दिया गया, तो सॉल्यूशन के लिए। मतलब अलग अलग कंपोनेंट के लिए नहीं दिया गया। मतलब प्योर सॉल्यूट चाहे प्योर सॉल्वेंट है तो उसके लिए नहीं दिया गया, क्योंकि ये प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके लिए दिया गया। अब स्टेटमेंट क्या दिया रॉल्स लॉ, तो वो इस तरह से कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction
of component in vapor pressure of component in solution is directly proportional to mole fraction of component in solution. मतलब P1 प्रोपोर्शनल टू X1, जैसे P1 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और P2 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो P2 प्रोपोर्शनल टू X2, मतलब P1 प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 प्रोपोर्शनल टू X2. Vapor pressure of component in solution is directly proportional to mole fraction of component in solution. यानी कि P1 proportional to X1 and P2 proportional to X2. अब इसमें ये जो P1 है, P1 वो सॉल्वेंट का और P2 सॉल्यूट का, X1 एंड X2 मोल फ्रैक्शन है. हाँ, मोल फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड का, देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ रॉड लॉ से जुड़ा हुआ. वेपर प्रेशर हम वेपर स्टेट का मेजर कर रहे हैं, मतलब गैसेस स्टेट का, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ का लिक्विड स्टेट का. ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्ट है इसका कि वेपर प्रेशर तो वेपर स्टेट का है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, तो लिक्विड स्टेट का. मतलब वेपर प्रेशर वेपर स्टेट का, लेकिन मोल फ्रैक्शन कहाँ का होगा, लिक्विड स्टेट का. तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे P1 नॉट X1 और यहाँ पे P2 नॉट X2. तो देखिए दो प्रेशर डेवलप हुआ, तो अब टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो P1 प्लस P2, मतलब P1 प्लस क्या लिखेंगे P2. तब P1 जो है वो P1 नॉट X1 और P2 जो है ये P2 नॉट X2. तो इसके बाद आपको याद होगा कि जहां तक हमको याद आ रहा है ये सब पढ़ा चुके हैं शायद, आप लोग नोट नहीं करते हैं रेगुलर क्या? ये सर ये सब पढ़ाए थे पिछली क्लास में. हाँ, तो जब हम पूछ रहे थे आदर्श से तो आदर्श आप नोट नहीं किए थे क्या? आप तो नहीं सर नोट किए थे, पर वो ऑर्गेनिक वाली क्लास में थोड़ा सा मिक्स हो गया था वही दोनों, इसीलिए नहीं, थोड़ा तो सा उसको कंफ्यूजन. ऑर्गेनिक का तो हम बोले ही थे कि उसको अलग रखिए, ऑर्गेनिक अलग ये सर तो रखिए, ये अलग रखिए, ये अलग, मतलब हम लोग चल रहे हैं ऑर्गेनिक अलग चल रहे हैं. तो ये सर इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. तो ये P टोटल जो हो गया P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2. इसके बाद इसमें वैसे खैर चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोबारा थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. तो P टोटल ये आया, इसके बाद हम इसमें बताए थे कि X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है. तो आप इस इक्वेशन को दो तरह से बदल सकते हैं. एक बदल सकते हैं इस तरह से कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट X1 की जगह पे 1 माइनस X2 रख सकते हैं प्लस P2 नॉट X2. एक तो ये हुआ, और दूसरा इसका तरीका होगा, मतलब एक तो ये हुआ और दूसरा बदलने का तरीका होगा P टोटल इक्वल टू P2 नॉट P टोटल इक्वल टू, ये तो हो गया P1 नॉट 1 माइनस X2, X1 की जगह पे रख दिए. इसी तरह से P1 नॉट X1 अब प्लस P2 नॉट 1 माइनस X1. एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये X1 और X2 जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, मतलब सॉल्यूशन का. X1 और X2 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है. तो सवाल उठता है कि हम लोग ये वेपर स्टेट में कैसे पता करें. तो उसके लिए याद होगा कि रॉल्स ये डाल्टन्स लॉ बताए थे, मतलब वेपर स्टेट में पता करना है तो डाल्टन्स लॉ की मदद लेंगे. और ये जो यहाँ पे X1 और X2 जो आ रहा है वो लिक्विड स्टेट का, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब इसमें ये एनालिसिस है कि आप ध्यान रखिए कि यहाँ X1 एंड X2 जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन का है. X1 एंड X2 जो है वो कहाँ का है, लिक्विड सॉल्यूशन का. और ये जो हम लोग वेपर स्टेट में पता करेंगे, तो बताइए अंकिता, आप बताइए वेपर स्टेट में तो पढ़ाए थे ना, कैसे पता करेंगे सर हमको नहीं पता अच्छे से. वेपर स्टेट में? नो सर अच्छे से नहीं पता है, वो पूछने वाले थे. अच्छा चलिए, पिछला क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं सर अच्छे से नहीं हो पाया था नेटवर्क.
प्रॉब्लम का। अच्छा, तो यहां तक समझ में आया। यहाँ पे x1 एंड x2 क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूट मतलब और सॉल्वेंट का। तो ये मोल फ्रैक्शन किस स्टेट का? तो लिक्विड स्टेट। हाँ लिक्विड स्टेट का, यहाँ का। लेकिन ये यस सर, P1 एंड P2 जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ मेजर होगा? वो तो वेपर स्टेट का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये P1 एंड P2 जो है वो यहाँ पे मेजर होगा वेपर स्टेट में। लेकिन जो हम यस x1 x2 ले रहे हैं, जो हम x1 और x2 यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट का है, मतलब सॉल्यूशन का। तो अब जैसे सवाल ये उठता है कि हम वेपर स्टेट में कैसे पता करें, तो उसके लिए जो है वेपर स्टेट में पता करने के लिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया गया, क्योंकि डाल्टन्स लॉ गैसेस स्टेट में आता है। तो आगे जो है फॉर गैसियस स्टेट वी अप्लाई डाल्टन्स लॉ, गैसेस स्टेट के लिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? तो डाल्टन्स लॉ का कहना है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन, अब देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। मतलब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो गैसियस स्टेट में, जैसे कि हम P1 लिए, तो P1 इक्वल टू P टोटल इंटू x1 डैश, P2 लिए तो P2 इक्वल टू P टोटल इंटू x2 डैश। तो यहाँ जो ये x1 डैश और x2 जो आप डैश देख रहे हैं लिखा हुआ, वो कहाँ का है? तो गैसियस स्टेट का। मतलब कि ये x1 एंड x2 गैसियस स्टेट का है। मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x1 डैश इक्वल टू P1 बाई P टोटल। अब P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट x1 बाई P टोटल, और x2 डैश इक्वल टू P2 बाई P टोटल, मतलब P2 नॉट x2 बाई P टोटल। इसमें एक सवाल भी बताए थे, इसमें सवाल बताए थे कि नहीं? इस पे एनसीईआरटी इंडेक्स का सवाल एक बताए थे। इंडेक्स का सवाल बताए थे इस पे। यस चालू बताइए, आप बताए थे सवाल? यस सर, बताया था। नहीं सुन पाए? इसका सवाल बताए थे कि नहीं इस दोनों फॉर्मूला पे? यस सर। वैसे एक और दूसरा सवाल लिख रहे हैं, बनाइए अभी आप लोग। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ जो आया इस तरफ वो है आपको लिक्विड स्टेट का, और यहाँ जो ये x1 डैश और x2 डैश लिखे हैं वो है वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन। तो एक सवाल इस पे चेक कीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and solute are 4.5 and 6 atm respectively. Then calculate mole fraction in liquid and gaseous state if यहाँ पे सॉरी 6 नहीं 7 कर लीजिए। if total vapor pressure is 6 atm, बनाइए। Vapor pressure of pure solvent and solute are 4.5 and 7 atm respectively.
4.5 and 7 atm respectively vapor pressure है solvent and solute का, then calculate mole fraction in liquid and gaseous state if total vapor pressure is 6 atm। यदि total vapor pressure 6 atm है तो बताइए क्या मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में। बताइए लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में क्या मोल फ्रैक्शन होगा, सवाल ये है। तो इसमें आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ऐसा ही सवाल पिछले दिन बताए थे, तो खैर इसको फिर से आप सोचिए, फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। सर आ गया। अच्छा वेट कीजिए, पूछेंगे आंसर तो बताइएगा। बना लिए, आदर्श बन गया आपसे, यस सर एक निखिल बन गया, सर वो लिक्विड का निकल गया सर, गैस निकालना है। सिमरन बन गया आपसे, सर गैसियस स्टेट वाला निकालना बाकी है। हाँ तो बनाइए जल्दी, ये फॉर्मूला रहा ऊपर में, बनाइए। आदित्य बन गया, सर बन गया, एक मिनट। आदर्श बताइए कितना आंसर आया।
सर एक आया 1.91 1.91 यस ये तो थोड़ा सा। अंकिता आपका कितना आया? गैसियस का बोल रहा हूँ सर लिक्विड में x1 है 0.4 और x2 है 0.6। और वेपर में? सर वेपर में x1 डैश है 0.3 और x2 डैश है 0.7। हाँ आदर्श आप एक बार check कीजिए, तो कुछ कैलकुलेशन में गलत मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मोल देख रहे सर हाँ एक बार फिर से रीचेक कीजिए। मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो आंसर 0 से 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। एक बार कैलकुलेशन फिर अगेन चेक कीजिए। निखिल आपका माइक ऑन, माइक बंद कर लीजिए। सर एक 0.4 और एक 0.3 आ रहा है। हम्म, हाँ सही है, आंसर वही होगा, सही आंसर है आपका। 0.4 0.6 आएगा लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में, और 0.3 0.7 आएगा वेपर स्टेट में। यस सर आ गया मेरा भी थोड़ा हाँ सा गलत। हाँ यही सही आंसर है। तो निखिल आदित्य आगे आप लोगों का तो बताना पड़ेगा, सर। बता दें? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इस सवाल में आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमेशा सवाल में क्या इंफॉर्मेशन है ये लिखा कीजिए, और जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो हम लोग किसी को सिंबलाइज कर लेंगे, जैसे सॉल्वेंट को 1 बोल दिए और सॉल्यूट को 2 बोल दिए, मतलब P1 नॉट और P2 नॉट दिया हुआ है। P1 नॉट दिया हुआ है आपको 4.5 और P2 नॉट दिया हुआ है 7 atm, और टोटल वेपर प्रेशर जो है वो आपको 6 atm है। तो इसमें P टोटल इक्वल टू होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो P टोटल की जगह पे 6 रख दिए, P1 नॉट की जगह पे 4.5 x1 और P2 नॉट की जगह पे 7 x2। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में 2 अननोन है, यहाँ पे 2 अननोन है x1 एंड x2, तो किसी एक को रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूला से। तो 6 इक्वल टू 4.5 x1 प्लस 7, मान लीजिए आप इसी को x2 को ही रिप्लेस किए, 1 माइनस x1, यहाँ से इससे हम लोग x2 की जगह पे 1 माइनस x1 लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, तो ये यहाँ पे रख दिए, इसको अब सॉल्व करेंगे, तो 6 इक्वल टू 4.5 x1 प्लस 7 माइनस 7 x1, तो 4.5 अब माइनस 7, तो 4.5 और माइनस 7 हो जाएगा, ये घटा करके 2.5 x1, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो 2.5 x1, क्योंकि माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 इधर लाइए, तो 7 माइनस 6 1, x1 इक्वल टू 1 बाई 2.5, 10 हटाएंगे ऊपर में 10 चला जाएगा, 5, तो ये 0.4, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 0.6, ये 0.4 और 0.6 आया x1 x2, मतलब लिक्विड स्टेट में। वेपर स्टेट में लाने के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया लिक्विड स्टेट का एनालिसिस। अब जैसा कि बताया गया था P1 इक्वल टू
P टोटल x1 डैश, तो इसीलिए x1 डैश इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट x1 बाई P टोटल। ये x1 डैश जो लिखे हैं वो आपको गैसेस स्टेट का, तो P1 नॉट कितना है हम लोग का 4.5, x1 कितना है 0.4 और P टोटल कितना है, तो P टोटल 6 है। तो चलो हटाएगा अगेन नीचे में 10 आएगा, 15 3 जा और 15 4 जा, ये से कटेगा 0.3 आ गया x1 डैश, x1 डैश 0.3, तो x2 डैश 0.7। तो ये जो है नीचे वाला ये हो गया गैसेस स्टेट में, और ऊपर जो बनाए हैं वो लिक्विड स्टेट में। तो दोनों केस में गौर कीजिए कि अलग अलग आया। अब इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आदर्श समझ में आया, फिर से बताएं। नहीं सर समझ गया। तो ये हो गया आपको इस तरह से मतलब रॉल्स लॉ का जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा आप इस तरह से बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगला जो है वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन का टाइप आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये समझ गए, इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of Rod's law, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ। तो दो तरह के सॉल्यूशन हैं रॉड्स लॉ के बेसिस पे, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। मतलब रॉड्स लॉ के बेसिस पे आपको दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो रॉड्स लॉ को ओबे करे इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, मतलब हर कंसंट्रेशन के लिए, हर एक कंसंट्रेशन के लिए जो रॉड्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल हुआ। मतलब कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लो, कोई सा भी एनालिसिस ले लो, जिसके लिए ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशन। और जो हर इंटायर कंसंट्रेशन के लिए रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ। मतलब इसके बारे में कहेंगे विच ओबे रॉड्स लॉ over entire range of concentration is called ideal solution, is called ideal solution। इसके बारे में कहेंगे कि जस्ट अपोजिट, ये ओबे कर रहा है ये नहीं ओबे करेगा। मतलब इसके बारे में कहेंगे which does not obey Rod's law over entire range of concentration
is called non-ideal solution. जो ओबे करे रॉल्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन के लिए वो आइडियल सॉल्यूशन हुआ, और जो नहीं ओबे करे उसको नॉन आइडियल कहेंगे। जो ओबे करे रॉल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन के लिए उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो नहीं ओबे करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ। तो which does not obey Raoult's law over entire range of concentration is called non-ideal solution। अब दूसरा पॉइंट समझिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में चेंजिंग नहीं हो। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो ओबे करे रॉल्स लॉ को वो आइडियल, जो नहीं ओबे करे वो नॉन आइडियल, पहला एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस है कि इसमें आपको आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे किसी भी तरह का फोर्स में चेंजिंग नहीं होगा, मतलब फोर्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, ना तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा ना ही रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा आइडियल में। मतलब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा ना रिपल्सिव। फिर से सुनिए, इसमें, लेकिन इसमें जो है चाहे तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा चाहे रिपल्सिव। अब ये बताइए कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसे डेवलप होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन से कि डिसोसिएशन से? अट्रैक्टिव फोर्स कैसे डेवलप होगा, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बोल रहे हैं हम इसमें कि अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। तो अट्रैक्टिव कब डेवलप होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन से कि बॉन्ड डिसोसिएशन से? सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन से। हाँ बिल्कुल, जब बॉन्ड बनेगा, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हम बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। बॉन्डिंग का मतलब ही होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसमें चाहे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा चाहे डिसोसिएशन होगा। इसमें ना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, नाइदर बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर बॉन्ड डिसोसिएशन इसमें, लेकिन इसमें होगा। तो बाकी प्रॉपर्टीज अब इसी पॉइंट से डिसाइड होगा। जैसे इसमें हमने कहा कि ना तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होगा तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगा, वॉल्यूम में किसी तरह का? इसमें ना तो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना बॉन्ड डिसोसिएशन है, तो वॉल्यूम बदलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आप सिंपल सोचिए कि ये दो मॉलिक्यूल्स जैसे है वैसे ही है, ना नजदीक आ रहा है ना दूर जा रहा है, तो वॉल्यूम चेंज करेगा। यदि ये दोनों मॉलिक्यूल्स ना क्लोज आए ना दूर जाए तो वॉल्यूम बदलेगा या कांस्टेंट रहेगा? इस केस में सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल नजदीक आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के नजदीक आने से वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? मॉलिक्यूल जब क्लोज आएगा तब सिर्फ बढ़ेगा। नहीं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहा है, घटेगा। घटेगा। मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहा है तो घटेगा ना। मतलब इस केस में क्या होगा कि जब अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएगा, लेकिन यदि रिपल्सन होगा चाहे मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा, और मॉलिक्यूल के दूर जाने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा चाहे घटेगा, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो पहले सेकेंड पॉइंट लिख दे रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? बॉन्ड का बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड का टूटना?
देखिए अगला पॉइंट जो है इसमें वो ये कि ये आइडियल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे ना तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें याद रखेंगे, in this case neither bond formation nor bond dissociation in this case neither bond formation nor bond dissociation by mixing solute and solvent. So any force of attraction or repulsion, any force of attraction or repulsion does not develop between solute and solvent. इसीलिए इसमें क्या होगा, ना तो किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा ना रिपल्सन डेवलप होगा। इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे चाहे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। मतलब सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखेंगे हम लोग, इन दिस केस आइदर बॉन्ड फॉर्मेशन और डिसोसिएशन takes place by mixing solute and solvent. So force of attraction or repulsion develop between solute and solvent. इसीलिए इसमें क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डेवलप होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। फिर से सुन लीजिए, जैसे आइडियल और नॉन आइडियल में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये कि इसमें जब हम मिलाएंगे इसमें आइडियल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो ना तो किसी भी तरह का फोर्स मतलब कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। मतलब इस केस में ना तो बॉन्ड बनेगा ना टूटेगा, तो स्वाभाविक है ना बनेगा ना टूटेगा तो कोई फोर्स तो डेवलप होगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड यदि बनता तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता और बॉन्ड टूटता तो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, ना तो बॉन्ड बन रहा है ना टूट रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चाहे तो बॉन्ड बनेगा चाहे टूटेगा, तो बॉन्ड के बनने से अट्रैक्टिव फोर्स और बॉन्ड के टूटने से रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर थर्ड पॉइंट की तरफ चले। इसमें वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि ना तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएगा ना दूर जाएगा, ना तो नजदीक आएगा ना दूर जाएगा इसमें। इसलिए ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब आप जितना मिलाएंगे उतना ही रहेगा इस केस में। मतलब सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है ये, सॉरी थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट तो हो गया, थर्ड पॉइंट याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? वैसे कोशिश कीजिए साथ में मतलब लिखते रहिए, उससे थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेशन बना रहेगा। जैसे जब पढ़ते हैं उसी समय कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट आप पढ़ते पढ़ते लिख लीजिए, तो इससे भी फायदा होता है। ये फायदा होता है कि आप थोड़ा सा
मतलब ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लिख भी रहे हैं, और थोड़ा सा क्योंकि स्पीड तो इतना ज्यादा हम रखते हैं नहीं, एक पॉइंट को नहीं कुछ तो 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। तो थोड़ा सा ये ज्यादा मतलब रहेगा कि आप साथ में कॉपी लेकर के रहिए, और कुछ कुछ पॉइंट जैसे एनालिसिस, बाकी जो बच जाएगा वो बाद में वीडियो देख करके भी लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग को याद रखना है ये कि इसमें वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में, थर्ड पॉइंट में। आइडियल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग को इस तरफ, नो चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to volume of solute and solvent. So del mix V equal to 0. del mix V का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस, मतलब डेल मिक्स V का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन सब का डिफरेंस 0 होगा। डेल मिक्स V का मतलब हुआ कि जितना सॉल्यूशन बना और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो है, इन दोनों का सम, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें से घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0, डेल मिक्स भी इक्वल टू। लेकिन इस तरफ ऐसा नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, चाहे तो बढ़ आएगा या फिर घट आएगा, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब इस केस में डेल मिक्स V नॉट इक्वल टू 0, मतलब चाहे तो वॉल्यूम बढ़ आएगा, इंक्रीज कर जाएगा, या वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसमें कहने का मतलब ऐसे हुआ कि इसमें जैसे आप 10 मिलीलीटर सॉल्यूट लिए और 20 मिलीलीटर सॉल्वेंट लिए, तो 10 और 20 30 बनेगा, इसमें 30 नहीं बनेगा। फिर से सुनिए क्या बोले, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में आप 10 और 20 को मिलाइए तो 30 ही बनेगा, मतलब 10 लिए सॉल्यूट 20 लिए सॉल्वेंट तो 30 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनेगा इसमें आइडियल में। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें चाहे तो वॉल्यूम बढ़ आएगा, इंक्रीज कर जाएगा, या फिर डिक्रीज कर जाएगा इसमें नॉन आइडियल में। मतलब इसमें डेल मिक्स V इक्वल टू 0 और इसमें डेल मिक्स V नॉट इक्वल टू 0, ये फर्क है दोनों में। आई बात समझ में। फोर्थ पॉइंट जो है याद रखना है आप लोग को कि इसमें आपको ये इंथैल्पी चेंज 0 होगा, क्योंकि किसी भी तरह का बदलाव हो नहीं रहा है, नाइदर बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर बॉन्ड एसोसिएशन, सो नो चेंज इन इंथैल्पी। ना तो हीट रिक्वायर्ड होगा और ना ही हीट रिलीज होगा, ना तो इसमें हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, और ना ही हीट रिलीज होगा इस केस में। इन दिस केस नो चेंज इन इंथैल्पी, और इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के समय में जो हीट होता है उसी को हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं। तो इन दिस केस नो चेंज इन इंथैल्पी मींस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन और डिसोसिएशन does not takes place।
मतलब डेल मिक्स H इक्वल टू 0। H का मतलब इंथैल्पी होता है। फिर से सुन लीजिए क्या बोले, जैसे आइडियल में क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो ना तो किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब सिंपल सोचिए, आप जब मिलाए तो जैसा था वैसा ही रह गया। इसमें तो जब मिलाए और जैसा था वैसा ही रह गया, तो ये इसमें क्या होगा, ना तो मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और ना ही एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ना तो बॉन्ड बना है और ना ही टूटा है, तो क्यों बदलाव होगा। लेकिन इसमें होगा। इन दिस केस process is either exothermic or endothermic due to bond formation or dissociation। चाहे तो बॉन्ड बनता है चाहे टूटता है, तो डेल मिक्स H नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, डेल मिक्स H नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग 4 पॉइंट देखे, फिर से सुन लीजिए। पहला पॉइंट लिखे कि जो रॉल्स लॉ को ओबे करे आइडियल, जो नहीं ओबे करे नॉन आइडियल। इसमें आइडियल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे किसी भी तरह का ना तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा ना रिपल्सिव। इसमें मतलब नाइदर बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट डिसोसिएशन, इसमें आइडियल। लेकिन इसमें क्या होगा, चाहे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा चाहे डिसोसिएशन होगा। अब सिंपल सोचिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो आपको एक्सोथर्मिक होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, एंडोथर्मिक। मतलब इसमें हीट रिलीज होगा चाहे एब्जॉर्ब होगा। इसमें हीट रिलीज होगा चाहे एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये इसमें वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा आइडियल में। आई बात समझ में? 4 पॉइंट अभी पढ़े आप। कोई कंफ्यूजन इसमें? सिमरन कोई कंफ्यूजन? नो सर। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो सर एक एग्जांपल बता दीजिए ना। हाँ, देखिए ये जब भी होगा सेम मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आप हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मिलाइए, एसिड एसिड मिलाइए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एसिड में वाटर मिला देंगे तो वो फिर इस तरफ आ जाएगा, मतलब सेम मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन मिलाइए, अल्केन में अल्केन मिलाइए, अल्कीन में अल्कीन मिलाइए, अल्काइन में अल्काइन मिलाइए, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि है, सेम या सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में आइडियल बनता है और डिफरेंट में नॉन आइडियल बनता है। आई बात समझ में? जैसे आपको मान लीजिए ऑक्टेन और ये कहा गया कि ऑक्टेन में हेप्टेन मिलाओ, तो ऑक्टेन और हेप्टेन दोनों क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, अल्केन है, तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल। बिल्कुल आइडियल। जैसे आपको कहा जाए कि बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाइए, तो बेंजीन और नेफ्थलीन दोनों क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग, तो बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पे क्या बनेगा, आइडियल की नॉन आइडियल? सर आइडियल। हाँ बिल्कुल। तो सिंपल सा देखिए, सेम या सिमिलर मॉलिक्यूल्स रहे तो आइडियल, सेम या सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि सेम या सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ऑक्टेन प्लस हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यून, इस तरह से फिनॉल प्लस मिथेनॉल, दोनों ही अल्कोहल है, मतलब इस तरह से कोई भी सेम हो। लेकिन सेम नहीं हो, जैसे आप मिथेनॉल प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, सब ये अलग अलग है। मिथेनॉल अल्कोहल है, एसीटोन कीटोन है, क्लोरोफॉर्म हैलोजन कंटेनिंग है, ये अलग है एसीटोन।
तो जैसे ही अलग मॉलिक्यूल नजर आया, आप समझ जाइए वो नॉन आइडियल होगा। एक जैसा मॉलिक्यूल नजर आया, समझ आइए कि आइडियल होगा। मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आइडियल होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉन आइडियल होंगे। मतलब सेम जैसे ही आपको नजर आए, सेम समझ आइए आइडियल होगा, और डिफरेंट है तो नॉन आइडियल होगा। इस तरह से आप कहीं पे भी पहचान सकते हैं कि आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच डिफरेंस क्या है? रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में ये डिफरेंस है कि रॉल्स लॉ सबसे पहली बात तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए दिया गया, और हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए दिया गया। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि रॉल्स लॉ में हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। रॉल्स लॉ में ये सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं, डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। और हेनरी लॉ में हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये सब डिफरेंसेस है। वैसे अलग से ये बता देंगे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में कंपेयर करने के लिए पूछता है कि हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ को। तो ये आगे लिखा देंगे, ये टॉपिक लास्ट होता है ना इसके बाद। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? तो इसमें अगला जो शब्द है, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक और इसका एनालिसिस सुन लीजिए। मान लीजिए कि लेट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट F1, force of interaction between solvent F2 और force of interaction between solvent F3। मतलब जैसे हम 3 केसेस लिए, पहला लाइन लिखे कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में F1, सॉल्वेंट के बीच में F2, सॉल्वेंट के बीच में F3। 3 केसेस लिखे कि जैसे सॉल्यूट है उसके बीच में F1 डेवलप हो रहा है, सॉल्वेंट के बीच में F2, सॉल्वेंट के बीच में F3। आई बात समझ में? अब इसमें यदि F1, F2 और F3 सिमिलर हो, इफ F1 सिमिलर टू F2 सिमिलर टू F3, हाँ ये थर्ड वाला जो है ये सॉल्यूशन हो गया, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो इंडिविजुअल है। जैसे 3 यहाँ पे लिखे हैं कि सॉल्यूट F1, सॉल्वेंट F2, सॉल्वेंट F3 सॉल्यूशन। यदि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 हो, देन सॉल्यूशन इज आइडियल, तब सॉल्यूशन आइडियल होगा। लेकिन यदि F1 नॉट इक्वल टू F2 नॉट इक्वल टू F3, देन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। देखिए यहाँ पे 2 चीज हम लिखे हैं कि यदि सॉल्यूट के बीच में F1, सॉल्वेंट के बीच में F2 एंड सॉल्यूट मतलब क्या, जब दोनों को मिला दिए तो F3। 3 फोर्स तीनों आपस में सिमिलर है, मतलब पहले सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट का सिमिलर है, देन सॉल्यूशन इज आइडियल। और सिमिलर नहीं हो यदि, तब क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल।
किन्हीं को इसमें कोई कंफ्यूजन? यदि सॉल्यूट सॉल्यूट, हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि F1 इक्वल्स टू F2 और नॉट इक्वल टू F3। कैसे? हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला ही रहे हैं ना। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में सेम है तो सॉल्यूशन में भी सेम होगा, क्योंकि तीसरा जो है वो अ, दोनों को मिलाने पे बन रहा है। तो जब आपस में ही सेम है तो मिलाने पे भी तो सेम होगा। जैसे तीसरा जो है वो अलग नहीं है, तीसरा क्या है, दोनों को मिलाने पे बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यस। तो जब पहले ही आपस में सेम है तो मिलाने पे भी तो सेम होगा, मिलाने पे क्यों डिफर करेगा। लेकिन पहले डिफर है तो मिलाने पे भी डिफर करेगा, इसीलिए दो ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो तीनों सेम होगा या तीनों डिफरेंट होगा। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? अब जो डिफरेंट जब होगा तो फिर तब दो पॉसिबिलिटी। डिफरेंट मतलब जब नॉट इक्वल टू है, जैसे ऊपर हम लिखे कि तीनों सिमिलर हो और उसके नीचे लिखे कि तीनों सिमिलर नहीं हो। तो जब तीनों सिमिलर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी होगा, चाहे तो फोर्स बढ़ आएगा चाहे घट आएगा। देखिए पहले लिखे कि तीनों सिमिलर हो, तीनों F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों सिमिलर हो तो आइडियल, तीनों सिमिलर नहीं हो तो नॉन आइडियल। और जब तीनों सिमिलर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, तीनों सिमिलर जब नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी होगा, चाहे तो ग्रेटर देन होगा चाहे लेस देन। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि x इक्वल टू वाई, अब फिर पढ़ते हैं x नॉट इक्वल टू वाई। तो जब x नॉट इक्वल टू वाई होता है तो दो पॉसिबिलिटी बोलते हैं ना, चाहे तो ग्रेटर देन या लेस देन। कुछ समझ में आया? चाहे देखिए, चाहे तो इक्वल टू होगा और नहीं तो फिर क्या होगा, चाहे तो ग्रेटर देन होगा चाहे लेस देन होगा। यहाँ इक्वल टू है आइडियल में और नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू है। तो जब नॉट इक्वल टू है तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा ना, चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। आ रही है बात समझ में? यदि नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा, चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो सिमरन आप बताइए, यदि F3 इंक्रीज कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में वेपर ज्यादा बनेगा कि कम? सिमरन बताइए, आप इसे पूछ रहे हैं। यस सर। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे, जैसा कि हम पहला केस बोले कि इक्वल टू है और दूसरा केस बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू है तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा ना, चाहे तो ग्रेटर देन चाहे लेस देन, दो ही पॉसिबिलिटी। जब नॉट इक्वल टू है तो चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। तो यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स यदि बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कि कम यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाए तो? ज्यादा होगा। नहीं, आराम से सोच के बताइए, आराम से बिना हड़बड़ाए हुए। जैसे हमने क्या कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, सॉल्यूशन का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो वेपर ज्यादा बनेगा कि कम? कम बनेगा सर, कम। हाँ कम बनेगा। और यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है तो? ज्यादा बनेगा। तो कम बनने को कहा जाता है निगेटिव डेविएशन और ज्यादा बनने को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। फिर से सुनिए, जैसा कि आप बोले अभी कि दो हम मतलब कि दो ही पॉसिबिलिटी होगा, चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, यदि इंक्रीज कर गया अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूशन में, यदि सॉल्यूशन में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर गया तो वेपर जो है वो कम बनेगा। वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर घटेगा और वेपर प्रेशर के घटने को कहा जाएगा निगेटिव डेविएशन। अब उल्टा सोचिए, वेपर प्रेशर यदि बढ़ रहा है, ये कब संभव है, जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाए। तो वेपर प्रेशर यदि बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब दो हुआ यहाँ से आइडियल, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका दो टाइप हुआ, एक पॉजिटिव डेविएशन दूसरा निगेटिव डेविएशन। तो
मतलब यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहला F3 ग्रेटर देन F1 एंड F2, मतलब इन दोनों से ज्यादा हो जाए F3, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। और इसको क्या कहा जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। जब वेपर प्रेशर घट जाएगा, और ये कब संभव होगा? जब F3 बढ़ जाए, मतलब जो सॉल्यूशन वाला है फोर्स वो इंक्रीज कर जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा इफ F3 कम हो जाए, मतलब जब अलग था दोनों उससे कम हो जाए F3, देन वेपर प्रेशर increases and it is called पॉजिटिव डेविएशन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहां तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा, यस सर। हाँ, जैसे अब अभी देखिए पीछे अभी क्या बोले थे कि नॉन आइडियल में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। यस सर। तो यदि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स मजबूत बनेगा कि कमजोर? जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर? स्ट्रॉन्गर। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर हुआ इसका मतलब फोर्स बढ़ा कि घटा? फोर्स बढ़ गया। तो देखो वही लिखे यहाँ पे, मतलब ये पॉसिबिलिटी कब होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ये होगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन हो तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा F3। तो सर वो वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन बताए थे? इनवर्सली। हाँ, बस वही सोचो। इसमें F3 जो है वो हम लोग का मतलब कि स्ट्रांग हो गया है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, इनवर्सली यस। प्रोपोर्शनल। पीछे पहले ही पढ़ा चुके हैं ये बात कि वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली होता है। तो वैसे भी लॉजिकल सोचो ना, यदि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि फोर्स बढ़ रहा है, तो फोर्स बढ़ रहा है तो वो तो टेंडेंसी लिक्विड में बने रखने की करेगा ना, यस सर। वो वेपर में बदलने का टेंडेंसी उसको क्यों होगा? यदि हमारा मॉलिक्यूल से स्ट्रांग है तो वो अपने स्टेट को बना के रखेगा ना, वो चाहेगा कि हम लिक्विड में रहे, सॉलिड में रहे, वेपर में नहीं बदले। तो जब वेपर में नहीं बदलेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इसे डिक्रीज करने को जो है वो नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। और इसका उल्टा भी संभव है। जब उल्टा संभव है तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। समझ गए? यस सर। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? ऑर्गेनिक क्लास सभी किए थे ना? ऑर्गेनिक का जो 2 सैटरडे संडे क्लास हुआ था वो सभी किए थे कि नहीं? और वैसे इस सैटरडे संडे से तो जरूर ही कीजिएगा, यदि मिस भी किए थे तो सैटरडे संडे वाला ऑर्गेनिक 11th वाला मिस नहीं कीजिएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मेन बेस वही है 11th का। तो इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को बताएंगे, यहाँ तक पढ़ करके रखिएगा। और आगे का अब अगला 2 क्लास जो है इसका मतलब 2 से 3 क्लास और है सॉल्यूशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद शुरू होगा इस टॉपिक के बाद। जैसे ही हम लोग नॉन आइडियल का पढ़ेंगे मतलब थर्सडे को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू होगा, और वही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो 2 क्लास लगभग सॉल्यूशन और है। तो आपको जो भी टॉपिक है आप वो आप स्ट्रांगली उसको ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी कंपटीशन का कोई भी ये आप सवाल देखिए किसी भी साल का आपको पूछा ही है।
समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, लॉग आउट आप हो जाइए। इसमें नहीं पूछना है तो लॉग आउट आप हो सकते हैं।